गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारी सिविक्स की बुक चल रही थी, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था। भारतीय संविधान के बारे में हम जानकारी ले रहे थे बच्चों। भारतीय संविधान के बारे में बताया था मैंने आपको कि किसी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहिए तो उस देश के अंदर हमें संविधान की रचना करनी होती है, और संविधान की रचना में वहाँ के ही लोगों का सहयोग होता है। हमने बताया था कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, जिसको हमने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया था कि संविधान जो होता है उसकी आवश्यकता के अंदर हमने नेपाल की स्टोरी से जानने का प्रयास किया था कि संविधान जो होता है वह नागरिकों को अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार रचने की आज्ञा देता है। दूसरा कि जो हमारे नेता बनाए जाते हैं, जिनके पास पावर्स होती है, वो उन पावर्स का दुरुपयोग नहीं करें, उसको रोकने से बचाता है। और तीसरा है समानता का अधिकार देता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक होता है कि कोई भी छोटी या अल्पसंख्यक या कम ताकतवर समूह पर कोई भी अधिक संख्या वाला या अधिक ताकत वाला व्यक्ति उस पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाए। ठीक है, और यही सभी चीज़ें समझाते हुए हमने आपको ये बताया था कि हमारे संविधान की रचना कैसे हुई। संविधान की रचना में मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हमारा बहुत पुराना था, और उस टाइम हमारी स्वतंत्रता के पश्चात एक ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि बहुत समय से लोग विचार कर रहे थे कि किस तरीके से देश के अंदर व्यवस्थाएं की जाए जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो हमने एक संविधान समिति का निर्माण किया था 1946 के अंदर, जिसमें हमारे देश के महत्वपूर्ण जो लीडर्स थे उन 300 व्यक्तियों ने, जो कि अलग अलग देश के हिस्सों से आए थे, उन्होंने अपना योगदान दिया और एक महत्वपूर्ण संविधान की रचना की, जिसके अंदर सभी जाति धर्म संस्कृति के लोगों का, उस टाइम भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था, उस चीज़ का हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, जातिवाद बहुत था हमारे यहाँ, बहुत पिछड़े हुए लोग थे। उन सब की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उन सब का विविधताओं का सम्मान करते हुए उन्होंने एक हमारे लिए संविधान तैयार किया, जो वास्तव में एक अपने आप में एक चैलेंज था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इतनी विविधता और एकता और सामाजिक सुधार और सब कुछ को देखते हुए जो संविधान बनाया गया भारत का, उस संविधान के अंदर महत्वपूर्ण लक्षण क्या, उसमें क्या चीज़ें हैं, उनको हम अलग अलग बिंदुओं से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं संघवाद। संघवाद क्या होता है? देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को मेरे स्क्रीन पर ग्रीन लाइन से हाईलाइट भी किया है। आप सभी ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा पिछली क्लास की किताबों में, 6वीं और 7वीं में, कि हमारे देश के अंदर अलग अलग स्तर पर सरकारें होती हैं जो देश का शासन व्यवस्था को चलाती हैं। राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है, केंद्र स्तर पर अलग सरकार होती है, यहाँ तक कि हमारे पंचायती जो राज्य हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी आपको लोकल सरकारें देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप सुनते होंगे कि हमारे अभी तो पंचायती के चुनाव चल रहे हैं, पंच सरपंच के चल रहे हैं, कभी लगता है पार्षद के चल रहे हैं, कभी लगता है नगर निगम के चल रहे हैं। तो ये सब हमारी क्या लोकल सरकार की व्यवस्था है। फिर हमारे आते हैं विधानसभा के चुनाव, जो कि राज्य स्तर पर कराए जाते हैं, ऐसे केंद्र सरकार पर होते हैं जिसको हम लोकसभा के चुनाव कहते हैं। तो ये सारी शासन व्यवस्थाएं जो हैं अलग अलग हमारे देश के अंदर पाई जाती है। तो भारत में इतने सारे समुदाय रहते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ पर एक ऐसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, या ऐसी शासन व्यवस्था विकसित करनी थी जहाँ पर, अगर हम बात करें, भारत इतना बड़ा है और अलग अलग समुदाय के फैले हुए लोग बैठे हुए, तो एक दिल्ली में बैठी हुई सरकार क्या पूरे देश का फैसला ले सकती है? तो हमें समझ में आता है कि नहीं, वो पूरा सरकार जो एक दिल्ली में बैठी है, वो मुट्ठी भर लोग क्या पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभाल सकते हैं? क्या सारे फैसले ले सकते हैं? तो इसीलिए हमारे यहाँ पर भारत में शासन की हमारे अलग अलग स्तर की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें, और प्रांतीय सरकार जिसको हम बोलते हैं उसे भी बोल सकते हैं, और साथ में ही हमारे जो लोकल सरकार जो होती है, स्थानीय सरकारों के रूप में 3 स्तर पर शासन व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब आता है कि केंद्र पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सारे फैसले नहीं ले सकता, तो प्रांत स्तर पर भी क्या की गई है, हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था की गई है, जो अपने अपने इलाके यानी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने फैसले लेने के लिए ले सकती है।
मैंने अंडरलाइन किया, देखिए, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। यानी जो राज्य स्तर की सरकारें होती हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष मुद्दे जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं उस पर वह अपना क्या ले सकती है, स्वतंत्रता से फैसले ले सकती है। फिर साथ ही में मैंने बताया कि राष्ट्रीय महत्व वाले सवाल, जहाँ पर पूरे देश के महत्व का सवाल आता है, तो सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको मानना पड़ता है। यानी कुछ स्तर पर राज्य सरकार अपने क्षेत्र के लिए स्वयं फैसले ले सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं जहाँ पर सरकार केंद्र पर बैठकर फैसले लेती है, तो राज्य सरकारों को उन केंद्र सरकार के फैसलों को मानना पड़ता है। इसी के साथ साथ कि कार्य को और स्पष्ट करते हुए हमारे संविधान में कई प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। उन सूचियों में बताया गया है कि किस किस स्तर पर कौन कौन से मुद्दों पर किस किस स्तर की सरकार अपने लिए कानून बना सकती है और अपने कार्यों के लिए अपने अधिकार प्राप्त कर सकती है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है हमारे यहाँ कि हमारा संविधान ये भी बताता है कि जो प्रत्येक स्तर पर हमारी सरकारें होंगी जो अपने कार्यों का संचालन करेगी, तो उसके लिए वे पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। यानी उनको जो पैसा या मनी जो चाहिए, तो उस मनी का इंतजाम वो कैसे करेगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। संघवाद में केवल राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, अर्थात ये है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी बातें मानने के लिए मजबूर नहीं है। वहाँ पर उन्हें ये भी बताया गया है कि वह किस किस ताकत और अधिकार के तहत अपने कार्यों को कर सकती है। तो संविधान ये भी बताता है कि उनको कौन कौन से अधिकार और कौन कौन सी ताकतें हैं जिसके आधार पे वे अपने कार्यों को कर सकती है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तर की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा संघवाद जो कि बनाया गया। इस संघवाद के बनाने से एकदम हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसको संविधान ने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से हमारे जो अधिकार होते हैं वो देश के प्रत्येक स्तर पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बांटे गए हैं, ताकि देश के अंदर सभी व्यक्ति अपने क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अच्छी सी व्यवस्था को चला सकें। दूसरी विशेषता जो हमारे संविधान की है या दूसरा महत्वपूर्ण है वो है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति क्या होती है, इसके बारे में भी आपने एक क्लास 7 के अंदर देखा था कि कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने की कतार में खड़ी थी। अभी भी ये दृश्य आप देख रहे होंगे जिसके अंदर मतदान केंद्र का ये दृश्य दिया गया है, बहुत पुराना, जिसमें लोग अपने मत की बारी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी व्यक्ति जाकर, जो कि वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति कौन होते हैं भारत के अंदर, उन्हें माना गया है भारत के अंदर जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके हुए हर व्यक्ति को यहाँ पर वयस्क नागरिक माना गया है। और प्रत्येक वयस्क नागरिक, चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग का क्यों ना हो, उन सभी वयस्क नागरिकों को हमारे देश के संविधान ने क्या दिया है, वोट डालने का अधिकार दिया है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया आप सबको कि वोट डालने का अधिकार किस व्यक्ति को होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, यानी उसको हमने वयस्क नागरिक बोला है। ठीक है, संविधान के जब सभी सदस्य संविधान की रचना कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि न केवल लोकतांत्रिक सोच एवं तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, धर्म, वर्ग, औरत मर्द के फ़र्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी इसके माध्यम से तोड़ा जाएगा। यानी हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देते हुए कि जो व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से ऊपर का है वह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का है, औरत है, आदमी है, ताकतवर है, कम ताकतवर है, पैसे वाला है, गरीब है, सभी व्यक्तियों के भेद को मिटाने के लिए इसने महत्वपूर्ण कार्य किया। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया, ध्यानपूर्वक देखें। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका, यानी हर व्यक्ति अपने देश की शासन व्यवस्था, संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि का चुनाव हर व्यक्ति अपने मताधिकार के माध्यम से सीधे तरीके से कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि हमारा देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ भी सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, हमारे मताधिकार के प्रयोग से वोट डालकर हमारे लिए हमारे
प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों की जवाबदेही हमारे प्रति होती है, यानी कोई भी कार्य गलत या सही होता है तो जनता इनसे जवाब मांग सकती है और इन प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं, अर्थात इन्हें जवाब देना ही होता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज हमने हमारे संविधान के दो महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में, जिसके अंदर हमने संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा। आपको मैं पुनः बता दूं कि हमारा जो संविधान है वह समानता का अधिकार हमें देता है। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने देश की चलाने के लिए अपने अनुसार अपने मतों का प्रयोग कर जो कि 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, उसे अधिकार दिया गया है कि वे अपने लिए प्रतिनिधि का चुनाव करें। और ये प्रतिनिधि जो कि हमारी ओर से चुने हुए होते हैं, इसका मतलब हमारी इच्छाओं को समझते हैं और हमारे लिए हमारी पसंद के, यानी जो हमने उनसे सपने देखे हैं कि वो उस तरह से शासन व्यवस्था को चलाएंगे, वो चलाते हैं और उन्हें कुछ भी गलती होने पर जवाब हमें देना ही होता है। और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे यहाँ 3 स्तर की शासन व्यवस्था की गई है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र पर केंद्र सरकार होती है, प्रांत पर प्रांतीय राज्य सरकार बोलते हैं, और लोकल जो हमारे क्षेत्र होते हैं उनके लिए हमारी स्थानीय सरकार, जिसे हम पंचायती राज भी बोलते हैं। तो 3 प्रकार के स्तर की सरकार आप नीचे से शुरू करेंगे। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज, राज्य स्तर पर प्रांतीय राज, जहाँ पर हम विधानसभा चुनते हैं और अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जो हमारे राज्य की शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है केंद्र सरकार, जिसमें हमारी सांसद होती है। लोकसभा में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं जो केंद्र के अंदर बैठकर महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। तो ये तो हमारी 3 स्तर की शासन व्यवस्था है। और दूसरी हमारी शासन व्यवस्था है जिसमें संसदीय पद्धति को हमने अपनाया है, जिसके अंदर देश के प्रत्येक 18 वर्ष के वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है और अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो ये आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर हम आगे इसी के और जो पार्ट हैं, जैसे शक्तियों का बंटवारा है, मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।